ये वीडियो जो आप देख रहे हो, जहां लोग डर के मारे बैंक से अपना पैसा निकालने की दुहार लगा रहे हैं, ये कोई सिलिकॉन वैली बैंक नहीं है, ना कोई सिग्नेचर बैंक है। माने वो बैंक्स जिनका हाल ही में अमेरिका में दिवालिया निकल गया। ये वीडियो है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जहां लगभग 3 साल पहले फाइनेंशियल स्कैम हुआ, विड्रॉल्स पर रोक लगा दी गई और लोगों को कई साल हो गए हैं अपने खून पैसे की कमाई अभी तक उनको वापस नहीं मिली है। पिछले एक हफ्ते में यूएस बैंकिंग क्राइसिस सुर्खियों में रहा है। इंस्टाग्राम से लेकर नुक्कड़ पर बैठे अंकल आपको यह बता देंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स क्यों किया, कैसे किया और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जिस सवाल का क्लियर जवाब सब ढूंढ रहे हैं वो यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक के चक्कर में और कितने बैंक्स की वाट लगेगी और कितने लोगों का करियर खराब होने वाला है। क्या यह बढ़ते ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस को इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में रोका जा सकता है और इसका इंडिया के बैंकिंग सिस्टम और स्टार्टअप सिस्टम पर क्या इंपैक्ट होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके और हमारे बैंक डिपॉजिट्स, हमारा पैसा कितना सेफ है कंपेयर टू अमेरिकन बैंक्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक क्राइसिस के वजह से यूएस गवर्नमेंट और यूएस फेडरल रिजर्व पर कड़ी आलोचना होनी चाहिए। भाई, जब एक बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो सिर्फ 45% होता है, जो आइडियली 80 to 90% होना चाहिए, तो आप दूर खड़े होकर क्या कर रहे थे? आप क्या बैठ के तमाशा देख रहे थे? सरल भाषा में बोले तो लोन डिपॉजिट रेशियो का मतलब है, अगर बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है मान लीजिए, तो एक जिम्मेदार बैंक 80 to 90 करोड़ उसको लोन देगा, लोन पर इंटरेस्ट कमाएगा और उससे वो प्रॉफिट कमाएगा और बाकी के पैसे वो इन्वेस्टमेंट करेगा, बॉन्ड्स थोड़े खरीद लेगा और अवेलेबल कैश अपने पास रखेगा। पर कृपा है सिलिकॉन वैली बैंक के मैनेजमेंट का, जिन्होंने आधे से ज्यादा पैसा कोरोना काल में बहुत कम इंटरेस्ट पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट कर दिया कि चलो 2 पैसे यहीं से कमा लेंगे, बॉन्ड्स में बैठे बैठे सरकार आपको पैसे देगी। यह कांड इसलिए भी हुआ क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के जो मेन कस्टमर्स हैं, माने स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, ना उनको लोन चाहिए था, वीसी का पैसा भर भर के पास उनके पास था जो कि वो बैंक में डाल रहे थे। तो लोन की जब जरूरत नहीं थी तो फिर बॉन्ड्स पे पैसे डाल दिए गए। माने बेसिकली अमृतकाल ही चल रहा था, सबके पास ही बहुत सारा पैसा था। लेकिन हाल ही में जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स वापस इंक्रीज करने शुरू कर दिए, तो इन बॉन्ड्स की गिरती कीमत को देखकर बैंक को लॉसेस बुक करने पड़े, अपने दूसरे एसेट्स बेचने पड़े कि बैंक को संभाला जाए कि भाई हमारे पास कैश रिजर्व है कि नहीं है। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। अरे आज के ट्विटर के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में ना, डर भी उतनी जल्दी ही फैलता है। लोगों को लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसा है ही नहीं, वो अपना सामान इस तरीके से क्यों बेच रहा है मार्केट में, कुछ तो गड़बड़ है, और वो सब अपना पैसा खींचने लगे। और नतीजा यह हुआ कि बैंक कोलैप्स हो गया। लोगों के पैसे वहां अटकने शुरू हो गए थे। जिस भरोसे के आधार पर बैंक चलती है, वही भरोसा सिलिकॉन वैली बैंक और अब कई और बैंकों से उठ रहा है। पिछले कुछ दिनों में खरबों रुपए लगाए गए हैं यूएस में बैंकों को बचाने के लिए। अमेरिका में कुछ बड़े बैंकों ने मिलकर $30 बिलियन लगाए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में, जो कि यूएसए का एक रीजनल बैंक है और डूबने की कगार पर था वो बैंक। अमेरिका में बैंकिंग कोलैप्स का डर इतना रियल है, इतना सच है कि पिछले कुछ दिनों में यूएस सेंट्रल बैंक ने दूसरे बैंकों को $318 बिलियन से ज्यादा इमरजेंसी लोन दिया है। उससे पहले हफ्ते का अगर हम आंकड़ा देखें तो वो सिर्फ $15 बिलियन का था। माने एक हफ्ते में $300 बिलियन की एक्स्ट्रा फंडिंग दी गई है। ये बताती है कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है। अगर आंकड़ा आप मापना चाहें तो ये समझ के देखिए कि कोविड काल में कुल मिला के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ 130 बिलियन की असिस्टेंस दी थी, और सबसे बड़े बैंकिंग क्राइसिस 2008 लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद 430 बिलियन लगाया गया था एज इमरजेंसी फंडिंग। तो बात वहां तक जा रही है और इसीलिए कंपैरिजन 2008 से किया जा रहा है। सवाल यह है कि 2008 रिपीट होगा 2023 में या नहीं। जानकारों का माने तो यह रिस्की काम कई सालों से चल रहा था, जिसके साइंस भी क्लियरली विजिबल थे, लेकिन फेड और यूएस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी और यूएस बैंक को खतरे में देख अब क्रेडिट स्विस,
उसको भी जुकाम लग गया, वो भी ताश के पत्तों की तरह पिछले हफ्ते गिर गई। जब क्रेडिट स्विस के मेन शेयर होल्डर्स ने फाइनेंशियल सपोर्ट देने से और मना कर दिया, फिर स्विस नेशनल बैंक को बचाव के लिए आना पड़ा, फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे इमरजेंसी फंडिंग में दिए गए और फाइनली मंडे मार्केट्स खुलने से पहले अनाउंसमेंट आ गई कि यूबीएस, जो उसका मेन कंपेटिटर था, वो अपने मेन कंपेटिटर क्रेडिट स्विस को मात्र $3 बिलियन में खरीद रहा है। वही बैंक जिसका नेटवर्थ कुछ ही साल पहले $70 बिलियन तक कहा जाता था। इस हफ्ते दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स इस फाइनेंशियल पैंडेमिक को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में हाथ मिला रहे हैं कि भैया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इससे ज्यादा और ना बढ़ जाए। अब इतना सब कुछ देख एक हफ्ते में आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर भी इंपैक्ट तो पड़ने वाला था और वो बिल्कुल पड़ा भी है। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो चंद ही दिनों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे पूरे रफू चक्कर हो चुके हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि मार्केट में लॉस तो लॉस है, लेकिन अगर हमारे देश में कोई बैंक अगर डूबता है तो डिपॉजिटर का क्या होगा। अब देखिए येस बैंक के साथ क्या हुआ था, ऐसा ही तो कुछ हुआ था। 10,000 करोड़ रुपए पंप इन करके बैंक को डूबने से बचा लिया गया था। 3 साल का लॉक इन पीरियड जब लगाया गया था उस समय बैंक पर, यह लॉक इन पीरियड वैसे खत्म होने के बाद बैंक के शेयर्स में अभी भी भारी गिरावट दिख रही है। तो बैंक को बचाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। तो जहां हम एक तरफ अमेरिका में हुए बैंकिंग स्कैम पर डिस्कशन कर रहे हैं और उनके फेड रिजर्व ने क्या किया उस पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल यहां भी उठता है कि भाई हमारे बैंक्स क्या कर रहे हैं, खासकर कि ये जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं। आरबीआई के नजरों से बच-बचकर घपला वहां भी हो रहा है। इसीलिए हमें यह देखना होगा कि अमेरिका वर्सेस इंडिया, किसकी बैंकिंग सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, किसकी नजर ज्यादा रहती है, फेड या आरबीआई की, और अगर कोई पॉजिटिव है अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में तो वो हमें कैसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस देश का डिपॉजिटर वो ज्यादा सेफ है, उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा की जाती है, वो जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। देखिए अमेरिका में लगभग 5,000 FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन माने इंश्योर्ड बैंक्स हैं, और इंडिया में प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, रूरल और फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस अगर आप मिला ले तो 1 लाख से ज्यादा फिर आप बैंक्स मान सकते हो। इसमें बहुत से तो मोस्टली प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या PACS है, यानी वो छोटे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो कि ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। इन छोटे बैंक्स को छोड़कर सभी बैंक्स DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा इंश्योर्ड है। अब बैंक के रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो यूएस में बैंकिंग को रेगुलेट करने वाला एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम फेड कहते हैं या फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। हमारे इंडिया में बैंकिंग को रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता है, कोई यूएस गवर्नमेंट फेड को कंट्रोल नहीं करता, यह बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जहां की आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। अब किसी भी देश यूएस या इंडिया में अगर किसी को नया बैंक खोलना है तो उसे सेंट्रल बैंक की परमिशन लेनी होती है, लेकिन इंडिया में अकेला एक आरबीआई पूरे देश के बैंक को संभालता है, उनकी निगरानी करता है। यूएस में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए फेडरल रिजर्व अलग है और इंडिपेंडेंट है, जिसके बोर्ड भी बनते हैं सेपरेट, और इन सब के टॉप पर बैठता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो उसके अंडर आते हैं 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इससे होता यह है कि बैंक्स को रेगुलेट करना, उन पर निगरानी रखना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर आरबीआई में भी अगर ऐसा सिस्टम होता तो ये छोटे बैंक्स इतनी आसानी से चीटिंग नहीं कर पाते और इतने लोगों के डिपॉजिट्स को लेकर भाग नहीं पाते। अब फेड और आरबीआई का मोर और लेस रोल तो सिमिलर ही है, हम ये जानते हैं। दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सेफ्टी को प्रमोट करता है, बैंकिंग को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे कर पैसे का जो सप्लाई और डिमांड है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर क्या हो अगर कोई भी देश में, यूएसए या इंडिया में, किसी भी रीजन से बैंक कोलैप्स करती है तो किस देश में कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलेगा डिपॉजिटर को, माने कितना पैसा बैंक अकाउंट में सुरक्षित है आपका। दोनों देशों के पास अपना अपना डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। इंडिया में इसे DICGC कहते हैं, अमेरिका में इसे FDIC कहते हैं। दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। पर जब बात इंश्योरेंस कवर की आती है तो इंडिया के बैंक्स में हमें DICGC सिर्फ 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, विच इज एक्चुअली नॉट मच कंपेयर टू अमेरिका, जहां FDIC $250,000 माने करीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस तक का एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है।
हालांकि सरकार ने 1 लाख से 5 लाख तक का इंश्योरेंस लिमिट हाल ही में बढ़ाया है, लेकिन दरकार यह है कि इसे और बढ़ाया जाए जिससे बैंकिंग फेलियर के समय एटलीस्ट डिपॉजिटर्स को थोड़ी बहुत राहत तो मिले। अरे एक आम आदमी 10-20 लाख रुपए जोड़कर अपनी जिंदगी भर की कमाई अगर बैंक में लाता है, उसके बाद बैंक कोलैप्स कर जाता है तो दुख तो बहुत लगता है, लेकिन इससे आर्थिक दुर्घटना घट जाती है इकोनॉमी में। दुर्घटना से याद आया, मान लो अगर कोई बैंक डूब जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलने में समय कितना लगता है? इंडिया में अप टू 90 डेज लग सकते हैं आपको आपका पैसा मिलने के लिए, जो कि इंश्योर्ड है। यूएसए में वही अमाउंट आपको 2 वर्किंग डेज पे मिल जाता है। पर अगर किसी घर में शादी हो तो वो क्या 90 दिन तक रुके रहेगा कि भैया मेरा पैसा वापस आएगा? और यही अमेरिका ने यह बहुत बढ़िया काम किया कि सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर्स को 2 दिन के अंदर अंदर अपना सारा पैसा दिलवाया। दोनों देशों में क्राइसिस के समय कौन ज्यादा बेहतर क्राइसिस मैनेज कर सकता है? यस बैंक का अगर हम एग्जांपल लें तो स्कैम के बाद आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगाया, मैनेजमेंट को टेक ओवर किया और रीस्ट्रक्चर स्कीम ऑर्गेनाइज किया, जहां एसबीआई समेत 9 बैंकों ने यस बैंक का 49% स्टेक बाय कर लिया। पर डिपॉजिटर्स उनका क्या? उनको तो मॉनिटोरियम के बाद सिर्फ 50,000 रुपए पर पर्सन निकालने की परमिशन मिली, सिर्फ 50,000, जिस कारण बहुत दिक्कत आई बहुत सारे लोगों को। अब पीएमसी बैंक को ही ले लो, जिन लोगों के अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा पैसे थे, उन लोगों का पैसा बैंक में आज तक फंसा हुआ है और अब एक न्यू रीस्ट्रक्चर स्कीम के तहत 10 साल तक लग सकते हैं बैंक को वो पैसा वापस देने में। तो अगेन ये बहुत लंबा समय है। क्योंकि पीएमसी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक था और नेशनलाइज बैंक नहीं था, शायद इसीलिए आरबीआई ने थोड़ी सी ढील देके रखी थी, और जहां ऐसी ढील होती है वहीं स्कैम हो जाता है। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो वही एग्जांपल सिलिकॉन वैली बैंक का ले लेते हैं। फ्राइडे को स्कैम हुआ और यूएस गवर्नमेंट ने संडे तक सीधा सीधा बोल दिया कि मंडे से डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल सकता है, वो पैसा भी जो इंश्योर्ड लिमिट से ज्यादा है। और 3 दिन में एचएसबीसी ने सिलिकॉन वैली बैंक का यूके यूनिट खरीद भी लिया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने दोनों बैंक्स को परमानेंट ताले लगवा दिए उसके ऊपर। इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। तो आइडियली नो बेल आउट। सेम चीज सिग्नेचर बैंक के साथ भी हुई। यूएस गवर्नमेंट ने डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा लौटाने की बात की, इन्वेस्टर्स का नहीं, शेयर होल्डर्स का नहीं, क्योंकि उन्होंने रिस्क उठाया था, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता। तो जब पैसा डूबा तो उनका पैसा डूबा, डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबा। तो जहां इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक्स को डूबने से तो बचाया, पर डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने में भारी देर कर दी, वहां यूएस गवर्नमेंट ने बैंक्स पर ताले लगवा दिए, लेकिन डिपॉजिटर्स का पैसा इमीडिएटली लौटाने की कोशिश की। अब अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें दोनों देशों के सरकारों और सेंट्रल बैंक्स को बहुत काम करने की जरूरत है, खासकर कि आने वाले रिसेशन काल में, जहां इंडियन बैंक्स के कुछ बैंक्स की बर्बादी का कारण बना बैड लोन्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वहीं रिसेंटली अमेरिका के बैंक्स का बर्बादी का कारण कुछ गलत डिसीजंस है, हैवी क्रेडिट टेकिंग है और बैड मनी मैनेजमेंट स्किल्स है। बट एक एडवांटेज हमेशा होगा इंडिया के पास, हमारी जनता उधारी में उतना विश्वास नहीं करती है। जहां अमेरिका में 84% पॉपुलेशन के पास क्रेडिट कार्ड है, वहीं इंडिया में 5% भी नहीं है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, जिस वजह से अमेरिकन डेट ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। हमेशा ये इशू चलता रहता है, जैसे कि लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद भी अरे जनता ने प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखा, उस पर भी भारी लोन उठाया, पर जब प्रॉपर्टी प्राइसेस कोलैप्स की तो लीमन ब्रदर्स वसूली नहीं कर पाई और हो गया बर्बाद और हुई इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि हमारे देश में लोग कर्जे में नहीं डूबे रहते हैं, इंडियन बैंक्स बुरे से बुरे क्राइसिस में भी सरवाइव कर जाती है, क्योंकि हमारे बैंक्स मेजरली रिलाय करते हैं छोटे और लोकल डिपॉजिटर्स पर। लेकिन अगर सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक्स की बात करें तो वो स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल और बॉन्ड्स में इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, और जहां उथल पुथल होती है। तो कंक्लूड इसी बात से कर सकते हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम और यूएस बैंकिंग सिस्टम दोनों ही स्ट्रांग है, लेकिन बैंक्स फेल होने के चांसेस अमेरिका में अभी ज्यादा है। वो एक्शन ज्यादा तेजी से लेते हैं कंपेयर टू इंडिया, लेकिन गलतियां दोनों तरफ हो सकती हैं। इंडिया के कंजर्वेटिव अप्रोच के चलते हमारे बैंक्स ज्यादा सेफ हैं कंपेयर टू द यूएस बैंक्स और ऑफ कोर्स जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार को किसी भी कीमत पर यह देखना होगा कि हमारी कोई भी बड़ी या छोटी बैंक फेल ना करे। पर हम लोगों को भी अपना पैसा सेफ रखने के लिए कुछ कदम तो जरूर उठाने पड़ते हैं। भैया सरकार पर थोड़ी ना हमेशा विश्वास रखोगे। अगर इंडिया की बैंक्स सिर्फ 5 लाख तक डिपॉजिट्स इंश्योर करते हैं, तो आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आप मल्टीपल बैंक्स में अपना पैसा डिवाइड कर सकते हैं। आलसी मत बनिए, कर डालिए ये काम।
अपने बैंक से कुछ मैट्रिक्स जैसे होते हैं, एनपीएस क्या है आपके बैंक की, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, लोन डिपॉजिट रेशियो क्या है, नेट इंटरेस्ट रेट मार्जिन क्या है, ये कुछ आंकड़े हर 6 महीने में थोड़ा चेक करते रहिए। जैसे अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं जो कि लाल में पड़ा हुआ है, वैसे ही स्टॉक्स की तरह अपने बैंक की भी फाइनेंशियल हालत थोड़ी थोड़ी चेक करनी जरूरत है। नंबर 3, साथ ही साथ आरबीआई और बैंक की पॉलिसीज और रूल्स को भी पढ़ते रहिए। हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया वो ले आते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कभी बैंकिंग पर, कभी इंटरेस्ट रेट पर। तो वो भी जानना जरूरी है कि भैया देश में क्या चल रहा है। और अगर बहुत ज्यादा आपको डर है और इनसिक्योरिटी है तो अपना पैसा आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स में रख सकते हैं। इन बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स या डीएसआईबीज कहा जाता है। इनको सरकार मानती है कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से डूबने से सरकार बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर ये बैंक्स गए तो साथ ही साथ इकोनॉमी भी डूब जाएगी। नंबर 5, इंडिया में भले ही आपका पैसा बैंक में सेफ हो, लेकिन लोगों का विश्वास बैंक में धीरे धीरे उठ रहा है। इसीलिए अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करिए, और ये हो भी रहा है। गोल्ड और क्रिप्टो के रेट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले 1 हफ्ते में। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, वेदर बी इट प्रॉपर्टी, इक्विटी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स। भाई सारे अंडे एक ही जगह थोड़ी ना रखोगे। हाँ, वैसे अगर पैसे बहुत ज्यादा हैं या आपकी फाइनेंशियल क्षमता है तो जरूर एक मेंबर बनिए यहां देशभक्त पर भी, जिससे हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव सैटिरिकल एपिसोड्स भी ला पाएं, वेदर बीट पॉलिटिक्स, वेदर बीट सोसाइटी। खास करके देखिए हमारे जो अल्टीमेट देशभक्त हैं, आप ही के सपोर्ट के चलते हुए हम ये ब्लंट कमेंट्री भी कर पाते हैं ऑन वेरियस सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। आप एक पेट्रियन मेंबर बन सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन टू patreon.com/theDeshBhakt। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।